नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और राज्यों में भी लगातार उसकी मौजूदगी बढ़ी है, तो आरएसएस निशाने पर चलता रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में आरएसएस हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ ही चल रहा है। पहले हंगामा हुआ कि आरएसएस ने जो स्वतंत्रता संग्राम है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसमें हिस्सा नहीं लिया। फिर इमरजेंसी के दौरान उनको लोगों को गिरफ्तार किया गया, बंद किया गया जेलों में, और फिर जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तब भी आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के स्वयंसेवकों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया, और तीनों मौकों पर आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया, फिर तीनों बार हटाया गया। लेकिन आरएसएस को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और इस सरकार में, मोदी सरकार में आधे से ज़्यादा मंत्री आरएसएस के कार्यकर्ता यानी स्वयंसेवक रहे हैं, कुछ प्रचारक भी रहे हैं, और लगातार वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उसको छुपाते भी नहीं अपने संबंधों को भी। और इसी को लेकर जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं या एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, वो निशाना बनाती रहती हैं। बार-बार किसी न किसी बहाने से आरएसएस को निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि आरएसएस का एजेंडा सरकार चला रही है। मौजूदा सरकार जो है, मोदी सरकार, वो आरएसएस का एजेंडा चला रही है। पहले कहा जाता था कि आरएसएस जो है, रिमोट कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का, और नागपुर से आरएसएस के इशारे पर पार्टी चलती है, बीजेपी चलती है, उसकी सरकारें चलती हैं। अब कहा जाता है कि आरएसएस के लोग ही सरकार में शामिल हो गए हैं। मौजूदा जो मसला आया है वो है राहुल गांधी जी साहब का बयान। कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी लद्दाख की यात्रा पर, और इस दौरान मुझे बताया गया कि उन्होंने यह हमला किया है कि आरएसएस के लोग मोदी सरकार में काम में व्यस्त हैं, काम में लगे हुए हैं, उसके हिस्सा हो गए, पार्ट एंड पार्सल हो गए हैं। ये भी बताया गया कि मंत्रियों के जो ओएसडी हैं, वो आरएसएस के स्वयंसेवक या कार्यकर्ता हैं, यानी आरएसएस का पूरा पूरा दखल इस सरकार में है। जाहिर है, इस पर राजनीतिक हंगामा तो होना ही था। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी, वो आज तक के समिट में गए हुए थे, G20 समिट में। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया राहुल गांधी को लेकर आरएसएस के मसले पर, तो उन्होंने कहा कि शायद वो आरएसएस को काम करने के तरीकों को नहीं जानते हैं। आरएसएस कभी भी सरकार के कामकाज में दखल नहीं देता है, और आरएसएस के लोग उसमें शामिल नहीं होते। और ये बात सच है कि मैं खुद भी आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, इसमें कोई परहेज की बात नहीं है। सरकार में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं सरकार के कामकाज में न तो आरएसएस का कोई निर्देश लेता हूँ, न वो कोई निर्देश देते हैं, और न ही मेरा कामकाज में आरएसएस का कोई दखल है। लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है और कहा है कि वो आरएसएस को नहीं जानते हैं। राहुल गांधी के प्रिय जो सब्जेक्ट है वो है आरएसएस, आरएसएस को निशाना बनाना। मसला क्या है? आरएसएस और बीजेपी का क्या कनेक्शन है? इसको समझने की जरूरत है। आरएसएस का जन्म जो है 1925 में हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने उसकी स्थापना की, हिंदुत्व को लेकर उसकी स्थापना की, राष्ट्र निर्माण की बात उसमें कही गई, और उसके बाद से अब करीब करीब 100 साल होने को हैं 2025 में। उसके इस दौरान लगातार आरएसएस काम करता रहा है, उसकी शाखाएं बढ़ी हैं, उसके संगठन बढ़े हैं। बताया जाता है कि 3 दर्जन से ज़्यादा संगठन इस वक्त हैं जो आरएसएस का विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी का कोई क्षेत्र नहीं है जहां आरएसएस अपना काम अपने संगठन के माध्यम से नहीं कर रहा है। इसमें राजनीतिक संगठनों के तौर पर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहा जाता है, भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, फिर विश्व हिंदू परिषद है, फिर बजरंग दल है, तमाम तरह के अधिवक्ता संघ है। बहुत सारे संगठन हैं और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा प्रकल्प भी चल रहे हैं आरएसएस के। और बताया जाता है कि करीब करीब 60,000 से ज़्यादा शाखाएं आरएसएस की देश भर में लगती हैं। इसके अलावा विदेशों में भी 40 से ज़्यादा देशों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। आरएसएस का जो काम-काज है वो चल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में वो काम कर रहा है, पिछड़ों में काम कर रहा है, और आजकल मुसलमानों के साथ भी, माइनॉरिटीज़ के भी साथ वो काम कर रहा है। लेकिन माना जाता है ज़्यादातर लोग जो नॉन बीजेपी, नॉन आरएसएस लोग हैं, वो मानते हैं कि आरएसएस का एजेंडा एंटी मुस्लिम एजेंडा है। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वो अपनी जो विचारधारा है वो सब लोगों पर थोपना चाहता है, और इसी वजह से आरएसएस का दखल बढ़ता जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या इस समय 18 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं किसी राजनीतिक संगठन के। उसके मुकाबले में आरएसएस के स्वयंसेवकों की संख्या 1/10 भी नहीं है, 2 करोड़ से भी कम है। तो क्या अब आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में कोई बदलाव आया है? क्या आरएसएस आज भी रिमोट कंट्रोल के तौर पर काम कर रहा है? क्या आरएसएस का दखल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है? और क्या ओएसडी बनाने से सरकारों के कामकाज में दखल होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि जब ये 2019 की सरकार बनी थी तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मंत्री जो ओएसडी बनाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं, वो अपने मित्र और अपने परिजनों को नहीं बनाए। इस पर खास हिदायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। लेकिन ये जो आरोप है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई हो सकती है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता, अब इतने सारे कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, तो हो सकता है मंत्रियों ने ओएसडी की नियुक्ति के तौर पर बहुत सी जगहों पर आरएसएस के लोगों को रखा। ये भी आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस के लोगों की नियुक्ति सिर्फ मंत्रियों के ओएसडी बनाने पर नहीं होती। अब तो विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं, कुलपति हैं, उनकी नियुक्ति भी आरएसएस के थ्रू होती है या आरएसएस के जो विचारधारा वाले लोग होते हैं उनके लिए होती है। राज्यपालों की नियुक्ति पर भी काफ़ी हंगामा हुआ है कि राज्यपालों में भी ज़्यादातर लोगों की उनकी नियुक्ति होती है जो आरएसएस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मंत्रियों को बनाने की बात तो होती है। टिकट देने की जब बात आती है तो कहा जाता है कि आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश देते हैं कि किस जिले में या किस विधानसभा पर या किस लोकसभा में किसको टिकट देना चाहिए। पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि वो अपनी सलाह देते हैं कि इसको आप रख सकते हैं, लेकिन उनका कोई दबाव नहीं होता कि किसको टिकट दिया जाए। ये पार्टी का तय करना होता है। सीईसी जो है उनकी जो इलेक्शन कमेटी है वो तय करती है और आरएसएस का कोई दखल नहीं होता। लेकिन ये बात भी ठीक है कि आरएसएस अपनी तरफ से सुझाव दे सकती है कि ये कार्यकर्ता अच्छा हो सकता है, इसको भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन दखल सीधे-सीधे से नहीं होता। सीधा दखल को तो यूँ मानिए कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं, आरएसएस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी जो संगठन हैं, उनके जो संगठन मंत्री हैं, वो सीधे आरएसएस से नियुक्त किए जाते हैं। आरएसएस के ही लोग होते हैं। तो इसका मतलब संगठन में, और वो बहुत प्रभावी होते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में इस समय बी एल संतोष साहब संगठन महामंत्री हैं। राज्यों में भी संगठन महामंत्री होते हैं, वो भी आरएसएस से जुड़े होते हैं, और विभिन्न जो दूसरे संगठन हैं, उनमें भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग संगठन महामंत्री होते हैं। तो इसका मतलब उनका सीधा दखल संगठन में होता है। बीएल संतोष जो है वो सारी चीज़ों को तय करते हैं, कौन प्रभारी होगा, कौन एग्जीक्यूटिव में होगा, कौन टिकटों में आएगा, इन सब पर विचार उनके साथ बैठकर किया जाता है। तो जाहिर है कि सरकारों में जो लोगों की नियुक्ति होगी, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति होगी, विभिन्न जगहों पर नियुक्ति होगी, उसमें भी आरएसएस के लोगों को लिया जाए। एक सवाल ये भी किया जाता है, आरएसएस के लोग करते हैं कि परेशानी आरएसएस से इसलिए है क्योंकि पिछले 70 साल से 60 साल से जब कांग्रेस की सरकारें थी या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस समय कांग्रेस और उससे भी ज़्यादा वामपंथी विचारधारा के लोगों को सब जगह पर भर्ती किया जाता था। और जो हमारा पूरा एलीट है, पूरे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, एनसीईआरटी है, ऐसे तमाम जगहों पर कुलपतियों की जगहों पर, गवर्नर्स की जगह पर लेफ्ट लीनिंग वाले जो इंटेलेक्ट्स हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी, और उसकी वजह से ही हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और इसीलिए आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतिहास में लगातार बदलाव कर रही हैं। उनका मानना है कि आरएसएस के गैर मौजूदगी या लेफ्ट का जो प्रभाव था उसकी वजह से इस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर भी, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर भी सिर्फ कुछ लोगों को, खासतौर से गांधी परिवार के लोगों को जो है प्रमुखता दी गई, जबकि आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है। और आपको याद होगा कि आजकल जब से मौजूदा बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है, तब से जो स्वतंत्रता सेनानी है उसमें तमाम लोगों को प्रमुखता दी जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, लाला लाजपत राय हों, गोपाल कृष्ण गोखले हों, तमाम लोगों को याद किया जा रहा है और उनको भी जगह दी जा रही है। कांग्रेस और उससे की जो लेफ्ट की जो विचारधारा वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये खास तौर से जो पुराने जो नेता हैं, गांधी परिवार से जुड़े जो नेता हैं या स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, उनको नीचा करके आंकने की एक्सरसाइज है, कोशिश है
कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोगों को अब नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है जो महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी के आंदोलन में भी और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के निर्माण में भी लगाते रहे। उसमें सबसे बड़ा नाम जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री का लिया जाता है। अभी इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ जब दिल्ली में जो नेहरू म्यूज़ियम है, तीन मूर्ति मार्ग पे जो नेहरू जी का निवास था प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान, उसको अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर बदल दिया गया। हालाँकि ये जानकारी होनी चाहिए कि वो एक नई बिल्डिंग बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री संग्रहालय है और उसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी प्रधानमंत्रियों के कामकाज को दर्शाया गया है। नेहरू की जो प्रमुखता है, इंदिरा जी की प्रमुखता है, सभी लोगों को, लाल बहादुर शास्त्री और तमाम लोगों को उसमें शामिल किया गया। और जो पुरानी बिल्डिंग है तीन मूर्ति संग्रहालय की, जहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू रहते थे, उसके जो डिजाइन है, उसका जो इलाका है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और वहाँ भी नेहरू की जो चीज़ें हैं, वो आज भी रखी हुई हैं। लेकिन लगातार इस बात पर कोशिश हो रही है, इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि आरएसएस का दखल, आरएसएस की विचारधारा का दखल बढ़ता जा रहा है। उसमें कहा जाता है कि आरएसएस की विचारधाराओं में, आरएसएस के मुद्दों में सबसे प्रमुख मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडा थे, राम जन्मभूमि का, वो पूरा कर लिया गया है। 370 अनुच्छेद को हटाने का जो मसला था जम्मू कश्मीर में, उसे हटा दिया गया है और अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश हो रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बार-बार जो नॉन बीजेपी या एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इंटेलेक्ट्स हैं, वो इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये हिंदुस्तान की प्लूरलिटी यानी विविधता को नुकसान पहुंचाने वाला आइडिया है कि किसी भी एक कानून की ज़रूरत, खासतौर से जो हमारे सिविल कानून हैं, जो परंपराओं से जुड़े हुए कानून हैं, उनमें इसका दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब जगह हिंदुत्व को सौंपना चाहती है और हिंदू परंपराओं के तौर पे किया जाना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये साफ-साफ कहा है कि किसी की भी पूजा पद्धति और परंपराओं में यूसीसी से दखल नहीं होगा, केवल उसको समानता के अधिकार के तौर पे किया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और अब जब राहुल गांधी ने इस बात को कर दिया है, ये बयान दिया है कि आरएसएस के लोग मंत्रियों के ओएसडी हो रहे हैं, सरकार में उनका दखल बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि ये आरोप और जो विवाद है वो बढ़ेगा, क्योंकि खासतौर से अभी 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ आरएसएस का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आरएसएस जो है आदिवासी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के और राजस्थान में वहाँ पर ज़्यादा काम कर रही है। मिज़ोरम में क्या होगा, इस पर भी इसका असर दिखाई देता है। तो उसको, आरएसएस को निशाने पर लेने से जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, निशानेबाज़ी तेज़ हो जाती है, गंभीर हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे किसी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। उसको फ़ायदा इससे ये होता है कि जितनी बार आप आरएसएस को निशाने पे बनाते हैं, आरएसएस का जो स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा ताकत के साथ खड़ा होता है। और ये यदि इलेक्टोरली देखें तो बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा नहीं है। तो राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उससे क्या कांग्रेस का फ़ायदा होगा? क्या वो जो एंटी आरएसएस लोग हैं, उनको एकजुट कर पाएँगे, यूनाइट कर पाएँगे? क्या इंडिया बनाने में आरएसएस का जो एंटी आरएसएसिज़्म है, यानी संघ का जो विरोध है, वो इंडिया जो विपक्षी गठबंधन बनाया गया है, उसमें कुछ बड़ा इश्यू हो सकता है कि आरएसएस के खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाएँ? क्योंकि इसमें ज़्यादातर दल ऐसे हैं जो आरएसएस के विरोधी माने जाते हैं, चाहे वो लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों। इस तरह के तमाम लोग आरएसएस के खिलाफ माने जाते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए भी आरएसएस की खिलाफत का, मुखालफत का, आरएसएस की नाराज़गी, आरएसएस से नाराज़ होने का, आरएसएस का विरोध करने का फ़ायदा या एजेंडा काम में लिया जा सकता है? ये तो अभी वक़्त बताएगा, लेकिन अब जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पहले नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर अप्रैल-मई में 2024 में लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव। जब चुनाव नज़दीक हों तो कोई भी इश्यू, उसको राई को पहाड़ बनाना आसान काम होता है। राई को पहाड़ बनाना तो आसान काम होता है, लेकिन क्या इस पहाड़ पर चढ़कर सत्ता तक पहुँचा जा सकता है? ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो क्या राहुल गांधी का ये तीर उसे, इंडिया गठबंधन को सरकार तक पहुँचाने में कामयाब हो सकता है? क्योंकि बार-बार अकेले राहुल गांधी जो हैं, ख़ास तौर से वो आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे हैं। क्या इससे आरएसएस से के खिलाफ होने से
कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को मदद मिलेगी। ये सब अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पता चल जाएगा, और फिर लोकसभा चुनावों तक पहुँचते-पहुँचते ये जो मसला है वो कहाँ तक बढ़ता है, और आरएसएस के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे लेती है, क्योंकि अगला वर्ष जो है आरएसएस का शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है सितंबर 2024 से। तो उस चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहेगी। सबको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में भी आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जब बात आरएसएस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करने की हो सकती हो, तो ओएसडी के इशू से कितना हंगामा होना चाहिए। खैर, सबकी अपनी-अपनी राजनीति है। हमारा काम है उन लोगों की राजनीति को, उनकी बातों को आप तक पहुँचाना। आपको इसमें कोई परेशानी लगती हो, नाइत्तेफ़ाक़ी लगती हो, तो आप ज़रूर हमें सुझाव दें, हम आपके सुझावों को भी शामिल करेंगे, क्योंकि आपकी बात ही हमारी बात है। हम सिर्फ़ सच के साथ चलना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख़्याल रखिए और उनका ख़्याल रखिए जो आपका ख़्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।